नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनु और द रियल चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की ईस्टर्न नेबर बांग्लादेश के विषय में। पिछले कुछ महीनों में हमने न्यूज़ चैनल्स पर देखा कि बांग्लादेश में किस प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी और किस प्रकार माइनॉरिटीज़ पर अटैक हुए। दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हमें बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा, हमें उसके पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखना होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1971 से, जब बांग्लादेश भारत की मदद से पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उभरा। बांग्लादेश इंडिपेंडेंट मूवमेंट में शेख मुजीबुर रहमान एक मेजर और एक मास लीडर के रूप में उभरे। शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश की वही स्थान है जो इंडिया में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का स्थान है। वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और फिर पहले प्रधानमंत्री भी बने। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बांग्लादेश में इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और बांग्लादेश अपनी जगह तलाश कर रहा था पूरी दुनिया में। अगर पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो बांग्लादेश में हमेशा दो ताकतों या दो सोच का टकराव रहा है। एक ताकत, एक सोच वह है जो बांग्लादेश को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखती है, जिस सोच का प्रतिनिधित्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। दूसरी सोच वह है जो कि एक इस्लामिक कट्टरपंथी सोच है, जो बांग्लादेश को एक इस्लामिक मुल्क सपना देखती है। तो दोस्तों, इन दो सोच का टकराव बांग्लादेश में हमेशा से होता रहा है और यही आप देखेंगे कि आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है बांग्लादेश में, ये रही दो सोच का टकराव की वजह से है। तो बांग्लादेश की आज़ादी के बाद शुरू के ही कुछ वर्षों में हमने देखा इन ताकतों में टकराव बढ़ा और इस टकराव का फ़ायदा उठाया बांग्लादेश आर्मी ने। और अगस्त 15 1975 को बांग्लादेश आर्मी ने बांग्लादेश में पहला coup किया। तो दोस्तों, इस coup में शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को ख़त्म किया गया। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई, उनकी पत्नी, उनके पुत्रों की हत्या की गई। शेख हसीना और शेख रिहाना, जो शेख मुजीबुर रहमान की दो पुत्रियां थीं, वो इस coup में बच पाईं क्योंकि वो वेस्ट जर्मनी में अपनी शिक्षा पूर्ण कर रही थी। शेख मुजीब की हत्या के बाद शेख हसीना को अवामी लीग का एक नेचुरल लीडर के रूप में देखा जाने लगा। 1975 से 1981 के बीच शेख हसीना बांग्लादेश के बाहर वेस्ट जर्मनी में रहीं और देश के बाहर रहते हुए भी वो अवामी लीग का प्रतिनिधित्व करती रहीं। शेख हसीना 1981 में बांग्लादेश में वापस लौटी और उन्हें अवामी लीग का प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया। दोस्तों, यहाँ से शेख हसीना का एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू होता है। शेख हसीना एक नेचुरल लीडर थी। उन्होंने अपनी मेहनत से बांग्लादेश की जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया और उन्हें एक यंग डेमोक्रेटिक एंटी मिलिट्री लीडर के रूप में देखा जाने लगा। दोस्तों, वर्षों के मिलिट्री रूल के बाद 1991 में बांग्लादेश में इलेक्शन होते हैं और एक ज़बरदस्त फाइट देने के बावजूद शेख हसीना की पार्टी इलेक्शन हार जाती है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतती है और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रेसिडेंट खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं। 1991 के इलेक्शंस में हार के बाद भी शेख हसीना ने अपना पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रखा और 1996 के इलेक्शंस में एक ज़बरदस्त वापसी की। इलेक्शंस में अवामी लीग को मेजॉरिटी मिली और शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना की गवर्नमेंट ने अपने पहले कार्यकाल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया। इसके साथ साथ 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान आर्मी द्वारा किए गए वॉर क्राइम्स के दोषियों को दंड देने के लिए एक विश्व स्तर पर शेख हसीना ने बहुत बड़ी आवाज उठाई। बांग्लादेश ने शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बाहरी मुल्कों के साथ, खासकर भारत के साथ भी अपने कोऑपरेशन को बढ़ाया और अन्य विश्व शक्तियों के साथ भी अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए शेख हसीना ने एक बहुत अच्छा काम किया। बांग्लादेश में अगला इलेक्शन 2001 में होता है, जिसमें शेख हसीना इलेक्शन हार जाती हैं और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं। लेकिन मेजॉरिटी आने के बावजूद खालिदा जिया सपोर्ट बेस धीरे धीरे लूज करती हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज होती है और एक मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट को स्थापित किया जाता है और वह मिलिट्री गवर्नमेंट 2008 तक रहती है। फिर 2008 के इलेक्शंस में खालिदा जिया फिर एक ज़बरदस्त वापसी करती हैं, जहां पर उन्हें लैंडस्लाइड मेजॉरिटी मिलती है और दोस्तों, उसके बाद से आज तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं और उनको किसी भी इलेक्शन में हराया नहीं जा सका। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बांग्लादेश ने नए आयाम हासिल किए और टेक्सटाइल क्षेत्र में बांग्लादेश एक मेजर एक्सपोर्टिंग पावर हाउस के रूप में उभरा। भारत के साथ भी बांग्लादेश के रिश्ते शेख हसीना के कार्यकाल में बहुत अच्छे रहे। भारत ने और शेख हसीना ने ट्रेड और सिक्योरिटी के इशू में साथ में काम किया। वाटर डिस्प्यूट को लेकर काफ़ी अग्रीमेंट साइन हुए और एक सबसे बड़ा अग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में, जिसे हम लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट कहते हैं। इसके साइन होने के बाद में बॉर्डर विलेजेस को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको रिजॉल्व करने में बहुत मदद मिली। और म्यांमार में जब सत्ता चेंज हुई, शेख हसीना ने भारत के साथ ज़बरदस्त कोऑपरेशन की रोहिंग्या क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। म्यांमार में जब बौद्ध और रोहिंग्या मुस्लिम्स के बीच में तनाव बढ़ा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स को
म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश आना पड़ा और बांग्लादेश के रास्ते बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम भारत में भी आए। उस समय शेख हसीना ने ज़बरदस्त लीडरशिप शो करते हुए भारत के साथ बहुत क्लोजली काम किया और रोहिंग्या मुस्लिम्स के इशू को अच्छे से मैनेज किया और वर्ल्ड स्टेज पे रोहिंग्या मुस्लिम्स की जो प्रॉब्लम्स थी उसको हाईलाइट किया। तो यहाँ पर भी शेख हसीना का एक ज़बरदस्त रोल रहा। हम आते हैं बांग्लादेश की प्रेजेंट सिचुएशन की तरफ। जून 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए एक कोटा सिस्टम को लेकर। इसमें टोटल 56% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में और जिसमें से 30% रिजर्वेशन बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स को है जिन्होंने 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया था, फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज को। 2018 में भी इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे स्टूडेंट्स के द्वारा, लेकिन उस समय शेख हसीना ने सिचुएशन को देखते हुए कोटा सिस्टम को कैंसिल किया था। लेकिन फिर केस कोर्ट में गया और बांग्लादेश हाई कोर्ट ने जून 2024 में शेख हसीना के उस डिसीजन को इलीगल बताया और फिर से कोटा सिस्टम को बहाल किया। इसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स की फिर से जून 2024 में प्रोटेस्ट शुरू हुए। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्टिंग में तो पीसफुल रहा, धीरे धीरे एक वायलेंट रूप लेने लगा और शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को क्रश करने का फैसला किया। आंसू गैस और लाठीचार्ज से शुरू हुआ सिलसिला पुलिस की गोलियों तक पहुंचा और देखते ही देखते बांग्लादेश में करीब 266 लोगों की इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट में मौत हुई, जिसमें से 32 बच्चे भी शामिल थे। और धीरे धीरे लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़ते गए। एक समय ऐसा आया कि मानो लगा कि पूरा बांग्लादेश ही शेख हसीना के अगेंस्ट और प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। सिचुएशन का जायजा लेते हुए शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण ली। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की पावर फिर से बांग्लादेश आर्मी के पास जाती है और इसी समय बांग्लादेश पॉलिटिक्स में एक नई पर्सनालिटी की एंट्री होती है जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस वो शख्स हैं जिन्हें साल 2006 में उनकी बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए और माइक्रो एडिट और माइक्रो फाइनेंस पे उनकी रिसर्च के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है। और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स की डिमांड पे बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इन्वाइट करते हैं। मोहम्मद यूनुस उस समय अमेरिका में थे। वो बांग्लादेश जाते हैं, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं और तब से लेकर आज तक वो उस इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि मोहम्मद यूनुस एक स्कॉलर हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं और जिस रिसर्च के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला उस रिसर्च को यूज़ करके बांग्लादेश इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रास्ते पर चल सकता है। लेकिन क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश पॉलिटिक्स में कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई, ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मोहम्मद यूनुस यूएस डीप स्टेट के फेवरेट चाइल्ड हैं। शेख हसीना ने भारत में जाने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि वो उन्हें कॉन्स्पिरेसी के तहत बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिस्टम से अलग किया गया। यदि वह यूएस डीप स्टेट के उस प्लान से अग्री करती, जिस प्लान के मुताबिक यूएस सेंट मार्टिन्स में क्रिश्चियन कंट्री स्टैब्लिश करना चाहता है, तो शायद शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद और मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद हमने देखा कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट अटैक शुरू हुए, जहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करके अटैक किया गया। जब सोशल मीडिया पे वीडियोस आए तो बांग्लादेश मीडिया ने इसको ये कह के डिसमिस किया कि ये अटैक्स अवामी लीग सपोर्टर्स के अगेंस्ट है, ना कि किसी माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व हुई दोस्तों, हमने देखा कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया, स्पेशली हिंदूज, जहाँ पे हिंदुओं के मंदिर को टारगेट किया गया, मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया। सोशल मीडिया पे आपको हज़ारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे हिंदू लेडीज़ को रोड पे घसीटा जा रहा है, उनकी रेप उनकी किलिंग्स हुई। हिंदू स्कॉलर्स को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जबरन रेजिग्नेशन दिलवाया गया। तो आप देखेंगे हिंदुओं पे अटैक के साथ साथ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बॉयकॉट भी बांग्लादेश में हो रहा है। और दोस्तों, हिंदुओं ने पूरी दुनिया में इसका प्रतिकार किया कि अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया पे आउटरीच हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके बांग्लादेश में अपना एक स्पेशल इन्वॉय भेजा बांग्लादेश गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए। और उस बातचीत के दौरान बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया कि देयर आर अबाउट 88 डॉक्यूमेंटेड अटैक्स अगेंस्ट द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर अगेंस्ट हिंदूज। अगर आप क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट माने तो अटैक्स का नंबर बहुत बड़ा है। और एक पर्टिकुलर केस के बारे में अगर हम बात करें तो वो इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास का केस है, जहाँ पे उनकी एक स्पीच को टारगेट किया गया, जिस स्पीच को इस्लामियों ने एक ब्लास्फेमी के दायरे में देखा और गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि गवर्नमेंट को चिन्मय दास को अरेस्ट करना पड़ा और तब से आज तक वो जेल में हैं, उनको अभी तक बेल नहीं मिल पाई है। बांग्लादेश में रेडिकलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि चिन्मय दास के जो लॉयर थे उनको मारा गया, पीटा गया और वो आज तक हॉस्पिटल में हैं। चिन्मय दास को अभी तक बेल नहीं मिली है क्योंकि कोई भी लॉयर उनके केस को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये बड़ी सिचुएशन है बांग्लादेश में, जिसके बारे में हिंदुओं को सोचना है। बात करते हैं कि भारत के पास क्या ऑप्शन है। अगर आप देखें, पूरी दुनिया में हिंदुओं का भारत सबसे बड़ा देश है और भारत के हिंदुओं का और पूरी दुनिया के हिंदुओं का भारतीय सरकार से जो निराशा है, जो उनके प्रति आक्रोश है, वो इस बात को लेकर है कि भारत की सरकार ने अभी तक बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जिससे कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो वहाँ पर अटैक हो रहे हैं उनको रोका जा सके। पर दोस्तों, सवाल ये है कि भारत क्या एक्शन ले सकता है।
क्या भारत कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है बांग्लादेश के अगेंस्ट? क्या एक सेक्युलर नेशन जैसे भारत, जो कि वर्ल्ड सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, क्या वो बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश में एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? दोस्तों, अगर भारत ऐसा एक्शन लेता है तो उसको जस्टिफाई करना वर्ल्ड के सामने बहुत मुश्किल होगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है भारत के पास? क्या भारत को बांग्लादेश का इकोनॉमिक ब्लॉकेट करना चाहिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने चाहिए? कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि बांग्लादेश को बहुत बड़ी मात्रा में भारत से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, भारत की गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा कट डाउन किया है। बहुत सारी कमोडिटीज़ जो कि भारत से बांग्लादेश में जाती हैं, उन पर भी भारत ने थोड़ा सा रोक लगाने की कोशिश की है। तीसरा रास्ता भारत के पास क्या है? दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भारत को कोई भी हार्ड एक्शन लेने से पहले, जैसे कि कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेड या मिलिट्री एक्शन लेने से पहले, यूएस में चेंज ऑफ प्रेसिडेंसी का वेट करना चाहिए, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी को संभालेंगे 20 जनवरी के आसपास। लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूएस का डीप स्टेट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, तो अगर 20 जनवरी के बाद भारत बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है तो यूएस भारत के साथ खड़ा होगा, ना कि भारत के अगेंस्ट खड़ा होगा। तो दोस्तों, भारत की सिचुएशन आसान नहीं है। भारत सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन का लीडर नहीं है। भारत एक एक सिविलाइजेशनल पावर है। भारत एक इकोनॉमिक पावर हाउस है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड है। तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा कोई ऐसा एक्शन लेना बांग्लादेश के अगेंस्ट जहाँ पर उसको इफेक्टिवली जस्टिफाई किया जा सके। तो दोस्तों, आने वाले महीने बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। हमें देखना होगा कि सिचुएशन किस तरीके से इवॉल्व होती है। हम आशा करेंगे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, जिससे कि बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश में सेफ रहें। तो दोस्तों, आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। द रियल चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी। योर होस्ट मनु साइनिंग ऑफ। जय हिंद।